Namaskar दोस्तों, I am Purnima from Fertility Dost. I welcome you all at this wonderful platform of Fertility Dost. हमने सोचा आज एक स्पेशल ईव है फॉर नॉर्थ इंडियन पीपल, फॉर नॉर्थ इंडियन कपल्स, स्पेशल ईव करवा चौथ ईव। तो क्यों ना हम आज इस बारे में बात करें कि आपके फर्टिलिटी या आपके जो जर्नी है टुवर्ड्स दिस पेरेंटहुड वो क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रही है। एट टाइम्स वी डील विद सर्टेन, वी कैन से दैट एन नंबर ऑफ टाइम्स वी डील विद फेलियर्स। कभी हमें लगता है हमने एडवांस ट्रीटमेंट लिया है, आईयूआई करवाया, आईवीएफ करवाया, बट देन ऑल्सो ऐसा क्या हुआ कि वो बार बार फेलियर्स होते चले जा रहे हैं। व्हाट कुड बी द रीजन? एंड अगर हमें रीजन पता चल गया है तो हाउ कुड वी रेक्टिफाई दैट? सो व्हेन वी आर डिसाइडिंग अपॉन दिस टॉपिक तो हमें समझ नहीं आया कि हम कौन से डॉक्टर से बात करें, एंड देन इट क्लिक, व्हाई नॉट डॉक्टर प्राची विद सी के बिरला. So, viewers, today Birla Fertility Clinic is a knowledge partner for this live session with Dr. Prachi. And Delhi NCR people, I think आपने कभी ना कभी अपनी जर्नी में जरूर डॉक्टर प्राची से मिले होंगे या उनसे ट्रीटमेंट लिया होगा. And I believe we have many members who are right now taking treatment with Dr. Prachi, and they are just full of praises for her. So, viewers, let's start with the session and let me add Dr. Prachi to the main screen. और आपके जितने भी सवाल हैं प्लीज जल्दी जल्दी पूछिए, हमें पता है आज सब थोड़ा थोड़ा बिजी हैं. तो लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन द सेशन विद नन अदर देन डॉक्टर प्राची. हेलो डॉक्टर प्राची, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त. Thank you so very much. Namaste. And it's a pleasure for me and Birla Fertility to be a part of Fertility Dost. And happy Karwa Chauth Eve to all of us. Thank you, ma'am. Thank you so much. So, viewers, we have Dr. Prachi with us. She is a consultant with Birla Fertility Clinic, Gurgaon Center, and she has more than 11 years of experience in this field. She has treated many cases related to male and female infertility. And she is a wonderful laparoscopy and we can say that hysteroscopy surgeon. So, Dr. Prachi, हम कुछ थोड़े से सवाल इससे भी पूछेंगे जरूर. Though we have the main topic that can I get pregnant after multiple IUI and IVF failures. So पहला सवाल यही है कि can I get pregnant after multiple failures? So, iska ek straight why not? So, Right. so can give an my past history that we have seen so many patients अनफॉर्चुनेटली जिनका आईयूआई या आईवीएफ फेल हो जाता है बट उसके तुरंत बाद कई बार वो खुद से प्रेग्नेंट होके आ जाते हैं. सो व्यूअर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आईयूआई एंड आईवीएफ इज नेवर योर फाइनल डेस्टिनेशन. Please don't quit trying. And trying can be natural trying, it can be doing an IUI again, it can be IVF. But try करते रहना है because कभी ना कभी ये जर्नी स्टॉप होगी एंड यू विल बी ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल चाइल्ड. एंड थैंकफुली साइंस ने अब इतनी प्रगति कर ली है कि कोई भी कपल चाइल्डलेस नहीं रह सकता. इसलिए प्लीज डोंट लूज होप एंड कंटिन्यू ट्राइंग. Right. I think this is really hopeful message and how hopeful start of this session because I too had many failures and I can understand कि जब एक फेलियर होता है वो 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट आता है, यू फील लाइक व्हाई मी, हर बार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. वो जो हमारे साथ में वेटिंग रूम में थी उसके साथ तो पॉजिटिव रिजल्ट आया, व्हाई मी. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस व्हाई मी. Dr. Prachi, when we just start with the fertility treatment, तो डॉक्टर्स टॉक अबाउट गैमीट्स क्वालिटी. सबसे पहले यहाँ कहिए कि हम अक्सर बात ही इससे शुरू करते हैं कि व्हाट अबाउट योर एग क्वालिटी. एज ज्यादा है तो आप थोड़ा और ध्यान रखिए, आपका वेट ज्यादा है तो थोड़ा और ध्यान रखिए, लाइफस्टाइल खराब है तो और ध्यान रखिए. तो व्हाट यू सजेस्ट, लाइक हम क्या कर सकते हैं अपनी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एंड इज इट रियली सो दैट एग क्वालिटी डज मैटर अ लॉट? सो पूर्णिमा जी, ये क्वेश्चन मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि शायद मैं खुद एक औरत हूँ और एक माँ हूँ.
तो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहूंगी, अगर आप मुझे अलाउ करें। बिल्कुल, बिल्कुल। दोस्तों, हम सब औरतें जब पैदा हुए थे तो हमें 1 से 2 मिलियन एग मिले थे, और ये एक हमारी छोटी सी एफडी है। और हर महीना हम इस एफडी में से अंडे यूज कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये पूल हमारा कम होता जा रहा है। जब हमें प्यूबर्टी आती है, मतलब जब हमें पहली बार माहवारी आना शुरू होती है, उस समय हमारे अंडेदानी में लगभग 1 से 2 लाख अंडे बचते हैं। और फिर इसका डाउन रेगुलेशन शुरू होता है, और हर महीने एक अंडा प्रोड्यूस करने के लिए हमारे ओवरी में करीब 1,000 अंडे खत्म हो जाते हैं। तो जब हम महिलाएं 30 साल की हो जाती हैं, तब हमारे अंडेदानी में कुछ हजार अंडे बचे हुए होते हैं। इसीलिए हम सबके पेरेंट्स बोलते हैं जल्दी से शादी करो, और शादी करने के तुरंत बाद जल्दी से प्लानिंग शुरू कर दो। बिकॉज थैंकफुली वो ये जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी, हम्म। हम सबको प्रेगनेंसी अटेन करने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो राइट। आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, एंड हम सब अपनी पढ़ाई में, अपने प्रोफेशन में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि हम इस इम्पोर्टेंट चीज को भूल जाते हैं कि हमारी फर्टिलिटी डायरेक्टली एज से रिलेटेड है। तो व्यूअर्स, अगर हम सोच रहे हैं प्रेगनेंसी डिले करना, तो प्लीज एक बार किसी गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जरूर मिलिएगा। और इस समय हमारे फर्टिलिटी का क्या लेवल है, हम हम्म। कितना देर, कितने महीने, कितने साल इंतजार कर सकते हैं, ये जरूर समझिएगा। तो पहली चीज हो गई हमारी एज, जिससे डायरेक्टली हमारी फर्टिलिटी डिटरमाइंड है। दूसरी चीज हो गई हमारा डाइट। हम सब ऑफिस में बैठ के, हॉस्पिटल में बैठ के फ्रोजन फूड, जंक फूड खाने की हैबिट में आ गए हैं। हमें लगता है यही हमारे लिए न्यू नॉर्मल है, पर ये सही नहीं है। हमारी डाइट एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें हर प्रोटीन की, फैट की, कार्बोहाइड्रेट की, हर किसी चीज की मात्रा बिल्कुल एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तीसरी चीज है स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल। हम सब डेस्कटॉप वर्क करने वाले लोग हैं, तो जरूरी है कि हम अपनी कुर्सी से उठें और डेली 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज करें। सबसे आसान तरीका है ब्रिस्क वॉकिंग। अपने पार्टनर के साथ हम निकले, थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें करी, और साथ साथ में तेजी से चक्कर लगाया। हम सब हैप्पीली करवा चौथ भी सेलिब्रेट कर पाएंगे हर साल, और एक प्यारा सा बेबी भी आ जाएगा। ये 2-3 चीजें मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ कि हम अपनी डाइट का, और अपनी एक्सरसाइज का, और स्लीप का ध्यान रखें। हम वैसे भी इतने पोल्यूशन से, फुल ऑफ पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। जो हम खाना खा रहे हैं उसमें इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। इन सबको तो हम नहीं छोड़ सकते, पर जो चीजें हम चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, वो हमें जरूर चेंज करना चाहिए। All these things will help us building the quality of eggs which we have. Right. So, Dr. Prachi, whenever we go ahead with IUI process, let's discuss first IUI. So, usually लोगों का ऐसा मानना है कि IUI is suitable for such cases where male infertility could be the reason. बट अगर लो एएमएच है, विच इज आई थिंक दिस इज द कॉमन थिंग। आप बेशक लेट ट्वेंटीज की भी एक फीमेल से बात कर रहे हैं, तो शी वॉज लाइक कि मेरा तो लेस देन 1 है एएमएच। सो फॉर सच केसेस व्हाट यू सजेस्ट इज आईयूआई will be the suitable thing, or they should directly shift towards IVF, because we have many queries related to this low AMH and what to do next. Sure. सो पूर्णिमा जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। लो एएमएच आजकल यंगस्टर्स की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है। थोड़ा सा हमारी एज बढ़ती है, हम 35 इयर्स क्रॉस करते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा एएमएच लो हो जाएगा। पर Right. मिडिल ट्वेंटीज एंड लेट ट्वेंटीज में एएमएच लो मिलना ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है आजकल। इसका रीजन किसी को नहीं पता। मोस्ट प्रोबेबली हमारी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, पोल्यूशन, इंसेक्टिसाइड, ये सब चीजें कॉज कर सकती हैं इसे। पर अगर किसी भी औरत का एएमएच लो है, तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है।
और हमें अपनी फैमिली प्लानिंग अब प्रायोरिटी पे रखनी है। पर लो एएमएच डजंट मीन आईवीएफ, ये Hmm. सिनोनिम नहीं है। और बहुत जरूरी है हमें समझना कि नेचुरल ट्राइंग में भी कंसेप्शन आता है, लो एएमएच में, आईयूआई में भी कंसेप्शन आता है। और अगर ये दोनों चीजें नहीं काम कर रही तभी आपके डॉक्टर आपको आईवीएफ की सलाह देते हैं। लो एएमएच का मतलब है कि शायद हमारे पास महीने साल कम बचे हैं फॉर आर Hmm. फर्टिलिटी, बट Right. इट इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द क्वालिटी ऑफ योर एग्स। इसीलिए नेचुरल ट्राइंग में भी लो एएमएच वाले लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आईयूआई में भी। और अगर ये दोनों चीजें कामयाब नहीं होती तभी हम आपको आईवीएफ की सलाह देते हैं। Right. So I think this is really very important factor कि when you have your AMH values low than 1, तो ऐसा मत सोचिए कि बस now I just have to enter the IVF center just because I really want to do IVF. It's not that. And सच में डॉक्टर प्राची ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि you need to consult a right doctor at right time. It is not important for you to read or study your reports yourself. आई थिंक ये आजकल हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं इसी से रिलेटेड, बट ये ना करें। एंड जैसा डॉक्टर प्राची ने बोला, लो एएमएच डजंट मीन कि बस अब आईवीएफ ही है। बट अगर डॉक्टर प्राची आईयूआई फेल हुआ, व्हाट नेक्स्ट? बिकॉज एट टाइम्स वी हैव सीन केसेस जहां पे लोगों ने बोला कि मैंने 5 साइकिल करवा लिए मैम, 7 साइकिल करवा लिए, कुछ भी नहीं, आईवीएफ तो मुझे नहीं करवाना। because it's like kind of fear they have कि इतने injections मैं नहीं ले सकती। So what you suggest for such people who have this regular IUI failures? पूर्णिमा जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम कॉज को डिटरमाइन करें। हम बस होड़ में आके जल्दी जल्दी साइकिल्स नहीं करना चाहिए हमें। हमारा Right, फोकस right. होना चाहिए ये अंडरस्टैंड करने पे कि क्या कोई करेक्टिव फैक्टर है जिसको हम सही कर सकते हैं फॉर हर बेटर फर्टिलिटी। सो Right. अगर किसी भी लेडी का या किसी भी कपल का मल्टीपल आईयूआई फेल हो रहे हैं, देन Mm-hmm. हम टेस्टिंग शुरू करते हैं बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर की, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जैसे डीएफआई, जिसका नाम है डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स। ये स्पर्म की एक टेस्टिंग है। ऐसा पाया गया है कि जिन आदमियों में डीएनए फ्रैगमेंटेशन 15% से बड़ा हुआ है, उन आदमियों में या उन कपल्स में प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है या बार बार मिसकैरेजेस होने की शिकायत आ सकती है। सो बस हबड़ तबड़ करके नेक्स्ट साइकिल नहीं शुरू करना, पहले शांति से किसी एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से डिटेल डिस्कशन करना है। लेडी का थायराइड ठीक होना चाहिए, डायबिटीज अगर है तो शुगर्स कंट्रोल में होनी चाहिए, Mm-hmm. she should be personally fit to undergo another cycle of IUI or if required an IVF। बट Right. हबड़ तबड़ करके सीधे आईवीएफ नहीं करना है। छोटी सी चीज जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी जो आजकल हम हर कपल में पाते हैं, विटामिन Maximum. डी Right. इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ। सो ये सारी चीजें पहले हमें शांति से क्लियर करनी है और फिर ही आईवीएफ की तरफ बढ़ना है। सो हरी विल कॉज मोर वरी, इसलिए प्लीज डू नॉट हरी, रियलाइज द प्रॉब्लम एंड देन शिफ्ट फॉरवर्ड। Right. Right. So, Dr. Prachi, we have one query related to age. She's saying, can every time we talk about the female age, does male age also contributes a lot in this fertility journey? सो डियर व्यूअर, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये ना बोझ भगवान जी ने हमारे कंधों पे ही डाला है। So yes, I would say male age also determines success of fertility procedures, but not as much as female age. Right. Because किसी भी fertility procedure में success कितना होगा वो अंडों की क्वालिटी और अंडों के नंबर पे बहुत ज्यादा निर्भर है। मेल्स में स्पर्म्स होना और स्पर्म की क्वालिटी ठीक होना जरूरी है, पर थैंकफुली मेल्स में एंड्रोपॉज या फादर ना बन पाने की प्रॉब्लम 60 इयर्स के बाद ज्यादा देखी गई है।
that's बिफोर 60 years men आर एबल टू फादर चिल्ड्रन, पर हम औरतें 40 साल के बाद अगर माँ बनना चाहती हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इसलिए शायद हम सब कॉन्सेंट्रेट करते हैं फीमेल एज पर। बट आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट रेज किया है, हमें मेल एज पे भी इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए, बिकॉज ग्रेजुअली विद द एनवायरमेंट इन विच वी आर लिविंग, आजकल देखा गया है कि मेल्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू 50% ऑफ द इनफर्टाइल केसेस। इसलिए कभी भी अकेली फीमेल को ट्रीट नहीं करना है। इट्स अ कपल right. प्रॉब्लम एंड इट शुड रिमेन अ कपल प्रॉब्लम। Right. So next time when you are planning to visit the fertility doctor, please make sure कि आपका पार्टनर आपके साथ हो. ये बहुत जरूरी है. Right. So doctor, we have one query related to this DNA fragmentation. My husband's DNA fragmentation is 39%. Doctor prescribed vitamin C and E. What more should be taken? ओके, सो ये समझने के लिए पहले समझते हैं डीएनए फ्रैगमेंटेशन होता क्या है। सो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस एंड टू कम आउट दे हैव टू ट्रैवल अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अब Mm-hmm. इस डिस्टेंस में वो ब्लड से या ब्लड में मिले हुए केमिकल से एक्सपोज होते हैं। सो हमारे ब्लड में एक केमिकल होता है जिसका नाम है फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स। ये फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स अगर स्पर्म को हिट करते हैं तो स्पर्म का जो डीएनए है उसमें छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स आ जाते हैं। ये स्पर्म Okay. अगर बाहर आता है तो प्रेगनेंसी देने में या प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और कभी कभी रिकरेंट मिसकैरेजेस जैसी प्रॉब्लम भी हम फेस कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की वजह से हो रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट भी ऑक्सीडेटिव फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स को कम करने वाला पदार्थ जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट्स, उनकी जरूरत से ही ये चीज ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले हमें अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है। अगर हम स्मोकर हैं तो स्मोकिंग कम या ऑलमोस्ट बंद करनी है। अल्कोहल Mhm. कम करना है। डायबिटीज है तो डायबिटीज रिड्यूस करनी है। एक्सरसाइज करना शुरू करना है। अगर हम अपना लैपटॉप को लैब पे रख के काम करने के लिए की आदत में हैं, तो कभी भी मेल्स को अपना लैपटॉप लैब पे नहीं रखना चाहिए, बिकॉज उससे टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंक्रीज हो सकता है। Right. लास्ट, अगर हमें दवाइयां खानी पड़े तो एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कोक्यू है, लाइकोपीन है, ये दो दवाइयां बहुत हेल्पफुल होती हैं डीएफआई को कम करने के लिए। अगर अपन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो टमाटर, आंवला और अखरोट, इनमें बहुत सारा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। तो प्लीज आप ये चीजें ट्राई करिए एंड आई एम श्योर आप जल्दी से कंसीव करेंगी। राइट एंड द foremost important थिंग इज कि आपको डॉक्टर ने जितनी देर या आई वुड से दैट फॉर मंथ्स डॉक्टर्स ने डिस्क्राइब प्रिस्क्राइब किए हैं मेडिसिन, तो प्लीज उसको बीच में मत छोड़िए, बिकॉज डॉक्टर प्राची इट इज लाइक आई डोंट नो, वी डू हैव दिस हैबिट कि डॉक्टर ने 2 महीने बोला तो हमें 1 महीने में लगा चलो हो गया होगा आप छोड़ देते हैं। और कई बार after the set period of time we just go on taking these medications without informing our doctor or without connecting with the doctor again. So this is really important. Please take care, please take note, medicine उतनी ही खाएं जितने आपके डॉक्टर ने बोली है. So Dr. Prachi, next we have, I'm so sorry I cannot वो हाईलाइट नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, सो आई जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन. द पर्सन इज आस्किंग कि उनकी वाइफ का जो फॉलिकल है वो सिर्फ 17 mm तक पहुंचता है एवरी टाइम, और उतने में ही 17 mm पे रप्चर होता है. कुड बी द रीजन फॉर नॉट अटेनिंग प्रेगनेंसी? ओके, सो जनरली हम महिलाओं का फॉलिकल 18 mm होके ही फूटता है, पर ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिनमें अल्ट्रासाउंड में एक दिन पहले 17 mm की फाइंडिंग है और वेरी नेक्स्ट डे जब आप अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो फॉलिकल रप्चर हो चुका होता है।
मैं आप सबको ये चीज बताना चाहती हूँ कि फॉलिकल की ग्रोथ 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से होती है, अगर आप कोई दवाइयां और इंजेक्शंस नहीं ले रहे हैं तो कभी कभी ओके। ये होता है कि हमने मॉर्निंग में अल्ट्रासाउंड कराया, नेक्स्ट डे जब हम गए तो पहली इवनिंग को ही वो फॉलिकल 18 मिलीमीटर का हो चुका था, बट नेक्स्ट डे जब हम गए तो वो हमें रप्चर मिला और हमें ये लगा कि ये फॉलिकल 17 mm पे रप्चर हो गया है। जनरली ये देखा गया है कि अगर फॉलिकल रप्चर हो रहा है तो उसमें से एग रिलीज हो रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से हम इसको इशू ना समझें, कोई और इशू तो नहीं है उस पे ज्यादा हम ध्यान लगाएं, बिकॉज राइट। अगर ये रप्चर हो रहा है दैट मीन्स वो फॉलिकल ठीक है। ठीक है, राइट। एंड है ना? दिस इज रियली इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज डायग्नोज, आई थिंक दैट इज रियली इम्पोर्टेंट पॉइंट, because we really, that's why we always emphasize on this part, that please do visit the right doctor at right time, because age बढ़ रहा है, आपका reproductive system का aging हो रहा है। And viewers, if you are in Delhi NCR, please do visit CK Birla and do meet Dr. Prachi over there. And if you really want to have direct connection with her, please send us a message or just a simple email, and we'll directly connect you with Dr. Prachi. uh, Dr. Prachi, we have again that lady asking जिनका husband का DFI का issue था कि my vitamin D3 was 11. I had recurrent miscarriage. Is vitamin D3 a real issue? सो ये ना बहुत एक नई रिसर्च आई है, एंड नाउ दिस रिसर्च हैज बीन स्टैब्लिश्ड बाय यूरोपियन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, जो ये बताते हैं कि विटामिन डी इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ एग्स एंड स्पर्म। सो मैं ये पिन पॉइंट तो नहीं कर सकती कि यही एक कारण है हम्म। मिसकैरेजेस का, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। और जब भी हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करें तो पहले ये चीज को नॉर्मलाइज कर लें, बिकॉज विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द गैमीट्स। तो अगर कम है और हम आगे कोई प्रोसेस चालू करने वाले हैं तो हम्म। प्लीज इसके लिए करेक्टिव एक्शन करना बहुत जरूरी है। once weekly vitamin D capsules or tablets can be taken। हम कभी कभी एक विटामिन डी इंजेक्शन भी लगाते हैं जिससे विटामिन डी का लेवल नॉर्मलाइज हो जाता है, तो प्लीज आप जल्दी से ये लगवा लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट प्रेगनेंसी मिसकैरी नहीं होनी चाहिए। राइट। एंड आई थिंक जितना इम्पोर्टेंट है थायराइड, प्रोलेक्टिन, एफएसएच, एएमएच, एलएच, ई टू का टेस्ट, उतना ही इम्पोर्टेंट है विटामिन D3 का। एंड नेक्स्ट टाइम बोथ ऑफ यू शुड विजिट a good lab and do check these levels. Dr. Prachi, next we have queries related to uterus. हमारे गैमीट्स या हमारे एग स्पर्म की क्वालिटी पे हम काम कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट यूट्रस? यूजुअली वी हैव सीन केसेस जहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला बहुत अच्छा एम्ब्रियो था, डे 5 ब्लास्टोसिस था, ए ग्रेडिंग थी, बट अगेन वाई सो? लाइक I know this is the most difficult question when we are dealing with this, but what you suggest कि अगर ऐसे फेलियर केसेस आपके सामने आए तो आप क्या एडवांस टेस्ट या व्हाट यू प्रिस्क्राइब और टेल योर पेशेंट कि नहीं, अब आपको ये सब करने की जरूरत है, एंड this we can do to just move ahead with your another cycle. So what you suggest in such cases? सो यूट्रस इज द बेड ऑफ प्रेगनेंसी, और बेड का सही तरीके से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है फॉर द बेबी और एम्ब्रियो टू एक्चुअली इम्प्लांट इनटू दैट बेड। तो एक अच्छे सोनोलॉजिस्ट से या एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड कराना है, जिसमें देखना है कि कहीं कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है जो लाइनिंग पे प्रेशर डाल रहा है, कहीं कोई हम्म। छोटा मोटा पॉलिप तो नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है। ऑल्सो एट द सेम टाइम हम कई बार ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस चेक करते हैं। सो यूट्रस को एक बहुत छोटी सी पतली सी आर्टरी है जिसका नाम है स्पाइरल आर्टरी, वो ब्लड सप्लाई करती है। उस आर्टरी में कितना रेजिस्टेंस है ये देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बताएगा कि ब्लड वहां से कितने आराम से फ्लो कर पा रहा है। सो अगर Okay. आपका आईवीएफ बार बार फेल हो रहा है तो प्लीज एक अच्छे
सोनोलॉजिस्ट से या जो अच्छे अल्ट्रासाउंड करते हैं उनसे एक बार स्कैन कराना बहुत जरूरी है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यानी कि पॉलिप या फाइब्रॉइड तो नहीं है। ब्लड सप्लाई कैसी है यूट्रस में, ये भी नोट करना कभी कभी जरूरी हो जाता है। अगर सब चीजें ठीक लग रही हैं तो हम कभी कभी पेशेंट को हिस्ट्रोस्कोपी की एडवाइस देते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब, हिस्ट्रो मतलब यूट्रस और स्कोपी मतलब देखना। मतलब एक छोटा सा कैमरा लेके हम बच्चेदानी के अंदर जाते हैं और ये देखते हैं कि कहीं कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम तो नहीं है जो हमसे अल्ट्रासाउंड में मिस हो रही थी, बिकॉज वो इतनी छोटी सी प्रॉब्लम थी। पर जब हम अंदर जाके यूट्रस के अंदर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक छोटा सा रीजन था जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ठहर नहीं पा रही थी। समटाइम्स वी ऑल्सो वॉन्ट टू रूल आउट ट्यूबरक्लोसिस, बिकॉज हमारी कंट्री में टीबी बहुत एंडेमिक प्रॉब्लम है। कभी कभी बच्चेदानी की टीबी होने के कारण या तो बच्चेदानी की लाइनिंग प्रॉपर नहीं बन पाती, या जो वैस्कुलैरिटी जैसी पिंक कलर की लाइनिंग हमें दिखनी चाहिए वैसी नहीं दिखती, और ऐसा देखा गया है कि टीबी ट्रीटमेंट देने के बाद लाइनिंग बहुत खूबसूरत बन जाती है और वहां पे बच्चा भी बहुत आराम से ठहर जाता है। आजकल नई नई तकनीक और आ गई है जिनका नाम है एरा। एरा से Right. हम ये देखते हैं कि एरा इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे। इससे ये पता चलता है कि ऐसा तो नहीं हम औरतों का यूट्रस एक दिन पहले या एक दिन बाद प्रिपेयर हो रहा है, rather देन द डे एट विच वी जनरली डू द ट्रांसफर फॉर रूटीन पॉपुलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम हर किसी को एक समान ना करें। हर किसी कपल के लिए प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है, कॉज डिफरेंट होता है और उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। तो एक तरीके से हर किसी को नहीं ट्रीट किया जा सकता। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला था, अगर हम फेल हो रहे हैं तो हमें जरूरत है कि एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ एक डिटेल डिस्कशन करें। क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं उनको पॉइंट वाइज जॉट डाउन करें और नेक्स्ट साइकिल इन सबको क्लैरिफाई करने के बाद ही प्लान करें। Right. And I think this is really important. Dr. Prachi, we have one more query related to this कि IVF जब हम करवाते हैं before embryo transfer, doctor usually prefer to do hysteroscopy. Is it really normal or is it really required for each and every female? सो हिस्ट्रोस्कोपी पहले एक मैंडेटरी प्रोसीजर की तरीके से किया जाता था। ये मैं बात Hmm. कर रही हूँ आज से 5-6 साल पहले की। पर आजकल जो अल्ट्रासाउंड है, स्पेशली द 3D अल्ट्रासाउंड, वो करने के बाद हमें यूट्रस का एक 3D पिक्चर क्रिएट करके समझ में आ जाता है। सो Right. 3D के आने के बाद हिस्ट्रोस्कोपी का रियल रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गया है। बट हाँ, जब तक 3D अल्ट्रासाउंड अवेलेबल नहीं था और इतना वाइड स्प्रेड नहीं था, तब हम सब हिस्ट्रोस्कोपी रूटीनली करते थे। पर आज की तारीख में हिस्ट्रोस्कोपी का रेट मुश्किल से 15% रह गया है, बिकॉज हमारा ज्यादा से ज्यादा काम 3D अल्ट्रासाउंड कर देता है। और ये एक इन नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, मतलब आपको बेहोश नहीं करना पड़ता, नीचे से कुछ डालना नहीं पड़ता, सिर्फ एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में हमें पता चल जाता है कि यूट्रस कैसा है। सो यस, हिस्ट्रोस्कोपी इज नो लॉन्गर मैंडेटरी। It should Right. be done only when it is required. Required. Doctor, you just mentioned कि हम blood flow we can check inside the uterus. तो जी, ब्लड फ्लो चेक करने के लिए इज इट लाइक 3D अल्ट्रासाउंड और यहाँ भी यहाँ कुछ एक्स्ट्रा और भी है? कलर डॉपलर। कलर डॉपलर। कल ओके। सो कलर डॉपलर से ब्लड फ्लो कैसा है यूट्रस में और यूट्रस के अंदर छोटी छोटी आर्टरीज में, ये डिटेल में पता चल जाता है। Right. Okay. So I think we have this question on our story. So we were though important test as Dr. Prachi mentioned, color Doppler and 3D scan. Next time, if whenever you are visiting, please do ask these small little pointers, or we can say that just discuss with your doctor कि हाँ हम अपने IVF फेलियर को सक्सेस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं. So doctor, one more query. I have diffuse adenomyosis as well. I have done IVF twice, had miscarriages. Sorry.
both by normal conception and IVF. Sorry. आप पानी ले लीजिए प्लीज. Uh, okay. Took Zoladex for 3 months before each IVF. Last time my endometrium lining was 7 Do adenomyosis patients have successful chances of delivery? So I think we have many queries related to this adenomyosis and plus thin endometrium lining. श्योर. सो क्या हम ये समझते हैं कि एंडो एंडो एडिनोमायोसिस क्या होता है? सो पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि एडिनोमायोसिस क्या होता है और फिर उसका इलाज समझेंगे. सो हमारे जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, जिसका नाम हम मेडिकल भाषा में एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये जो टिश्यू है ये बहुत ही यूनिक टिश्यू है और हमारी बॉडी में सिर्फ बच्चेदानी की लाइनिंग में वो टिश्यू पाया जाता है. पर कुछ महिलाओं में जब पीरियड्स आते हैं तो जनरली जैसे ये जो लाइनिंग है ये बाहर झड़ के आती है. कुछ महिलाओं में पीरियड्स के दौरान में बैक फ्लो ऑफ द लाइनिंग शुरू हो जाता है. ये जब बैक फ्लो होता है तो वो हमारी ओवरीज पे ट्यूब्स के साइड में डिपॉजिट हो जाता है और एंडोमीट्रियोसिस नाम की बीमारी नहीं कहना चाहती मैं, पर एंडोमीट्रियोसिस नाम की समस्या बन जाती है. मैं वापस से समझाती हूँ. जो एंडोमीट्रियम है, जो लाइनिंग है यूट्रस की, वो नॉर्मली हमारे शरीर से बाहर झड़ती है जब हमें पीरियड्स आते हैं. पर कभी कभी 15% महिलाओं में थोड़ा थोड़ा टिश्यू बैक फ्लो भी करता है ट्यूब से, जिसकी वजह से ये ओवरी में या हमारे ट्यूब्स के सराउंडिंग में डिपॉजिट हो जाता है और इस प्रॉब्लम को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं. तो हर महीना जैसे हमें पीरियड्स आते हैं और वो लाइनिंग ब्लीड करके बाहर निकलती है, जो ये टिश्यू है जो ओवरी के ऊपर बैठा है या फेलोपियन ट्यूब के आसपास है, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग और स्कारिंग होती है. इस वजह से एंडोमेट्रियोसिस में चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा बन जाता है ना. हम सबने सुना होगा चॉकलेट सिस्ट के बारे में. तो ये वही ओल्ड ब्लड कलेक्शन है जो कि ओवरी में एक सिस्टिक फॉर्म में डिपॉजिटेड है. सो ये हो गया एंडोमेट्रियोसिस और एंडोमेट्रियोसिस और एंडोमेट्रियोमा जो सिस्ट है. अगर यही टिश्यू यूट्रस के मसल वॉल में डिपॉजिट होने लगता है, ये लाइनिंग है यूट्रस की, उसके साइड में यूट्रस का मसल मास है, वॉल ऑफ द यूट्रस है. तो अगर एंडोमेट्रियल टिश्यू वॉल के अंदर जाने लगता है तो वो कहलाता है अडीनोमायोसिस. जनरली अडीनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस साथ साथ रहते हैं. ओके. राइट. सो अडीनोमायोसिस जिन महिलाओं को होता है उनको पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता है. उनके फर्स्ट 2 डेज बहुत परेशानीजनक होते हैं और ये देखा गया है कि जोलाडेक्स इंजेक्शन से एडिनोमायोसिस से जो पेन हो रहा है और जो केमिकल्स निकल रहे हैं वो सप्रेस किए जाते हैं. इसलिए अगर किसी महिला को एडिनोमायोसिस है तो हम सब फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले उनको जोलाडेक्स या जीएनआरएच एगनिस्ट इंजेक्शन लगाते हैं. जोलाडेक्स का काम है ब्लीडिंग स्टॉप कर देना, है ना. जब हम जोलाडेक्स लेते हैं तो हमारी बच्चेदानी की लाइनिंग झड़ती नहीं है और हमें पीरियड्स नहीं आते. और इसी रीजन से एंडोमेट्रियोसिस सप्रेस हो गई, बिकॉज उसको खाना तो लाइनिंग ही खिला रही थी. तो एंडोमेट्रियोसिस सप्रेशन और एडिनोमायोसिस का भी सप्रेशन जोलाडेक्स इंजेक्शन कराता है. इसीलिए एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले हम जोलाडेक्स इंजेक्शन लगाते हैं और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं. पर जैसे आपने बताया जोलाडेक्स लगाने के बावजूद भी ये साइकिल फेल हो रही है. इसमें जरूरी है ये देखना कि जो मसल वॉल है जिसको मायोमीट्रियम बोलते हैं मेडिकल भाषा में, और जो एंडोमेट्रियम है, मतलब जो लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है, ये बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए. कभी कभी मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग द एंडोमेट्रियम ऑफ दैट लेडी एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आईवीएफ फेलियर.
ऐसी जी। कंडीशंस में कभी कभी हमें यूट्रस की छोटी सी सर्जरी करके जो एडिनोमायोमा या एडिनोमायोसिस पेनिट्रेट कर रही है बच्चेदानी के अंदर लाइनिंग में, उसको हटाना हम्म। पड़ता है। सो ओके। अगर आपको रिकरेंट मिसकैरेजेस और रिकरेंट आईवीएफ फेलियर्स की परेशानी है तो प्लीज एक बार अल्ट्रासाउंड कराइए, एक 3D स्कैन कराइए, और ये जानिए कि कहीं आपकी वॉल मायोमीट्रियम और हम्म। एंडोमेट्रियम का जंक्शन सेपरेटेड है या मर्ज हो रहा है। एंड प्लीज नेक्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर इस 3D स्कैन के बाद ही प्लान करिएगा। Right, right. I think that whenever you visit your doctor, please discuss this because it is really important. क्योंकि हमने बहुत बार बात की एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस, बट एक्चुअल में वो इम्पेक्ट कैसे कर रहा है हमारी फर्टिलिटी में, और वी कैन से इन दिस केस एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन फेलियर में. सो रियली नीड टू नो कि एक्चुअल में है क्या. आई जी। थिंक आप जरूर इस सेशन के बाद अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस कीजिएगा. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड व्यूअर्स, आई वुड अगेन सजेस्ट दैट प्लीज डू वॉच दिस सेशन फ्रॉम द बिगनिंग बिकॉज डॉक्टर प्राची हैज डिस्कस्ड मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो शायद सुनने में और बात करने में बहुत जरा से लगते हैं, बट सोचिएगा कि कहीं ये ही तो नहीं रीजन है आपके फेलियर का, बिकॉज वी रियली डोंट वांट यू to undergo again one failure. We really want you to share your good news with us. So I think we have completed the queries, and thank you so much, Dr. Prachi, for being with us on Fertility Dost. It really helps because जब हम सेशन करते हैं इट्स लाइक इनफॉर्मल थिंग. यस। यहाँ पे आप एक्सपर्ट हैं और अलग अलग तरीके से लोग अपने क्वेश्चंस, अपने सवाल पूछते हैं जो कि शायद वो कहीं ना कहीं अपने खुद के डॉक्टर से पूछने में या भूल जाते हैं या रह जाता है या उन्हें लगता है शायद इट्स जस्ट नॉट यूजफुल फॉर देम. But I hope this session helps you a lot, viewers. And if you think that कुछ रह गया, कुछ ऐसे सवाल जो या तो हम नहीं पूछ पाए या आपसे मिस हो गए, तो आप प्लीज इस सेशन पे पोस्ट कीजिएगा. एंड आपके इन्हीं सवालों के जवाब हम जरूर आपको लाके देंगे. एंड प्लीज मेक श्योर दैट डायग्नोसिस इज रियली important. And Delhi NCR people, if you are really interested in meeting Dr. Prachi, please do let us know. And enjoy your day, evening. And again, thank you so much, Dr. Prachi, for joining us. Thank you, CK Birla, for arranging this session. Thank you, Doctor. Thank you, Purnima ji, and very happy Karwa Chauth to all of us. Thank you. Thank you. Same to you, Doctor. Bye bye.